तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी ग्राफ्टेड। यह 2024 में आई हॉरर मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 5.7 आउट ऑफ 10 है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम वे नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक दुर्लभ फूल कॉर्स फ्लावर की ड्राइंग बना रही होती है। यह फूल इतना दुर्लभ है कि कई सालों में एक बार ही खिलता है और वो भी बहुत कम समय के लिए। इसे कॉर्स फ्लावर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सड़े हुए मांस की बदबू आती है। वे के पिता लियो एक वैज्ञानिक हैं और उनकी किताबों में ऐसे अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में जानकारी भरी पड़ी है। वे और लियो के चेहरे पर एक अजीब सा निशान है जिसे ठीक करने के लिए लियो ग्राफ्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है। प्लास्टिक सर्जरी में ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल जले हुए निशानों को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसमें शरीर के एक हिस्से से स्वस्थ त्वचा को लेकर दूसरे हिस्से पर लगाया जाता है। लियो बिना सर्जरी के इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाला था। वह एक नई तकनीक विकसित कर रहा था जिसमें स्किन टिश्यू अपने आप आपस में मिल जाते हैं। लियो लगभग कामयाब हो गया था, लेकिन यहीं पर एक गड़बड़ हो गई। स्किन टिश्यू अपने एरिया में मिलने के बजाय फैलने लगा, जिससे उसका मुंह और नाक दोनों ही बंद हो गए। उसका दम घुटने लगा और सांस लेने के लिए उसने अपना मुंह चीर दिया। लियो के हर चीर के साथ उसका मुंह और भी भयानक रूप से बंद होता जा रहा था। वे अपने बेबस पिता को बचाने की कोशिश करती है। वे चाकू लेकर अपने पिता लियो के मुंह पर बार बार चीरे लगाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और लियो की मौत हो जाती है। कुछ साल बीत गए। वे अब एक जवान लड़की है, पर उसके भी गले पर एक बर्थ मार्क है। एक बर्थ मार्क जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। दोस्त कोई नहीं, बॉयफ्रेंड तो दूर की बात। लोग उसे मॉन्स्टर कहते हैं और ये शब्द उसके दिल में गहरे घाव करते हैं। लेकिन वे ने हार नहीं मानी। उसके पिता की रिसर्च, जो इनकम्प्लीट रिसर्च रह गई थी, उसके लिए एक उम्मीद की किरण थी। वो जानती है कि उसे क्या करना है। उसे अपने पिता के काम को पूरा करना है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सबके लिए जो उसकी तरह इस दर्द से गुजर रहे हैं। वो अपने पिता को प्राउड फील कराना चाहती है। अपनी पढ़ाई में उसने जी तोड़ मेहनत की और आखिरकार न्यूजीलैंड के एक कॉलेज से स्कॉलरशिप जीती। उसकी आंटी वही रहती है और उसे लेने आई हैं। न्यूजीलैंड पहुंचकर जैसे ही वे आंटी के घर में कदम रखती है, विक्की नाम का डॉग उस पर भौंकने लगता है। उसकी कजन एंजेला उसे शांत कराती है। एंजेला का फ्लॉलेस खूबसूरत चेहरा देखकर वे के दिल में एक पल के लिए जलन सी उठती है। काश उसका चेहरा भी ऐसा होता। एंजेला और वे में जमीन आसमान का फर्क था। भले ही दोनों चाइनीज थी, लेकिन एंजेला का अपने कल्चर से कोई खास कनेक्शन नहीं था। उसे ना तो चाइनीज फूड पसंद था और ना ही ट्रेडिशनल वैल्यूज में दिलचस्पी। यहाँ तक कि उसे चाइनीज भाषा भी ढंग से नहीं आती थी, इसीलिए वो अपनी मॉम से भी इंग्लिश में ही बात करती थी। सिंस शी वॉज बॉर्न इन न्यूजीलैंड, उसे वहीं का कल्चर ज्यादा पसंद करने की आदत थी। इसके उलट वे पूरी तरह से अपनी चाइनीज रूट से जुड़ी हुई थी। उसे चाइनीज और इंग्लिश दोनों भाषाएं आती थी और वो ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी पूरी तरह फॉलो करती थी। इसी वजह से जब वे एंजेला के घर आई तो एंजेला की मॉम ने वे की तारीफों के पुल बांध दिए और ताने मारते हुए कहा, देखो कितनी कल्चर्ड लड़की है, तुम भी कुछ सीख सकती हो इससे। एंजेला को ये सुनकर इरिटेशन होने लगी। बाद में जब वो फोन पर अपने डैड से बात कर रही थी, तभी वे चुपचाप उसे ऑब्जर्व कर रही थी। अचानक विक्की, एंजेला का डॉग, भौंकने लगा, जिससे वे घबरा गई और तुरंत वहां से हट गई। लेकिन एंजेला समझ गई थी कि वो और कोई नहीं बल्कि वे ही थी। वे की हरकतें उसे थोड़ी स्ट्रेंज लगने लगी। रात को वे अपने डैड के लिए डिनर सर्व कर रही थी और मुस्कुरा कर कहती है, आज न्यूजीलैंड का फूड बनाया है, लेकिन कल से पक्का चाइनीज फूड खिलाऊंगी। फिर वो प्रे करती है कि उसका अगला दिन कॉलेज में अच्छा गुजरे। चाइनीज लोग अपने एंसेस्टर को रेस्पेक्ट देने के लिए इस तरह की प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। अगले दिन जब वे कॉलेज के लिए निकलती है तो रास्ते में एक होमलेस आदमी का सामना होता है जिसका नाम जॉन था। उसका लुक थोड़ा बेकार था, उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, लेकिन उसका दिल साफ था। उसने वे को कॉलेज का रास्ता भी समझा दिया। कॉलेज में वे अक्सर अलग थलग बैठी रहती, जबकि एंजेला अपनी गैंग के साथ मस्ती कर रही थी। उसकी गैंग में ईव और जैस्मिन थी। ईव का किरदार काफी अलग था। उसका अफेयर प्रोफेसर पॉल के साथ चल रहा था और उसी के दम पर उसकी पढ़ाई में भले ही कोई खास दम न हो, लेकिन मार्क्स हमेशा अच्छे आते थे। हाल ही में टेस्ट के रिजल्ट में उसके 92% आए थे। जैस्मिन दूसरी ओर एक बहुत ही समझदार और पढ़ाई में ठीक ठाक लड़की थी, जबकि वे तो हमेशा की तरह एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। उसने इस बार भी 100% स्कोर किया था, जिससे सभी काफी इम्प्रेस्ड थे। एक दिन पॉल ने सबको बताया कि उसे अपनी रिसर्च के लिए एक लैब असिस्टेंट की जरूरत है। जो भी इंटरेस्टेड हो वो कॉलेज के बाद लैब में आकर उससे मिल सकता है। यह मौका वे ने सबसे पहले पकड़ा और पॉल के पास लैब चली गई। उसके पास अपने डैड की रिसर्च वाली बुक भी थी, जिसे उसने पॉल को दिखाया। पॉल ने बुक लेकर गौर से पढ़ना शुरू किया और वे ने बताया कि ये उसकी डैड की बुक है।
उसके फादर एक साइंटिस्ट थे और यह रिसर्च उन्हीं की थी। पॉल ने उसकी बातों को सुना और समझा कि ये रिसर्च बहुत काम की हो सकती है। इस पर पॉल ने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया और ये भी ऑफर किया कि उसके प्रोजेक्ट पर साथ में काम कर सकते हैं। पॉल भी कोई कम नहीं था, एक मौका परस्त आदमी था। ईव का फायदा वह पहले से ही उठा रहा था और अब वे जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट को अपने साथ जोड़ने की सोच रहा था। फिर जब वह घर आती है तो देखती है कि सब लोग मूवी देख रहे थे। वह उनके पास बैठकर सी फूड खाने लगती है और बाकी लोग बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं, यह कहकर कि उन्हें सी फूड से एलर्जी है। इस बीच पॉल को एक मेल आता है जिसमें लिखा होता है कि उसे अपनी रिसर्च 2 हफ्तों में खत्म करके सबमिट करनी है, नहीं तो उसकी फंडिंग रोक दी जाएगी। फिलहाल पॉल जो रिसर्च कर रहा था उसमें वह पहले ही फेल हो चुका था और इसी वजह से वह वे की रिसर्च में इंटरेस्ट दिखा रहा था। अगले दिन कॉलेज में वे दूर से एंजेला के ग्रुप को देख रही थी। वह यह देख रही थी वे कैसे बात करते हैं और हंसी मजाक करते हैं और वे उन्हें मिमिक करने की कोशिश कर रही थी। वह हीन भावना की शिकार थी, यानी वह खुद को कम आकर्षक समझती थी और इसलिए वह उनके जैसे बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह इसे सही तरीके से नहीं कर पा रही थी क्योंकि पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ उसके अंदर खास टैलेंट भी था। फिर वे उनके पास जाती है और कहती है कि आज उसके डैड की बरसी है और उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करती है। वे लोग मना नहीं करते और उसके साथ रेस्टोरेंट चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में वह अपने डैड का फेवरेट चाइनीज खाना मंगवाती है, लेकिन वह सब खाना नहीं चाहते। अंत में वे सब वहाँ से चले जाते हैं। जैस्मिन, जो कि वे का दिल नहीं दुखाना चाहती, कोशिश करती है लेकिन उसे भी खाना अच्छा नहीं लगता और वह सॉरी बोलकर चली जाती है। अगले दिन कॉलेज से लौटते वक्त उसे फिर से जॉन मिलता है। दोनों बातें करते हैं और वह जॉन को बताती है कि उसके पास कुछ ऐसा है जिससे वह एक दिन खुद को और दूसरों को भी खूबसूरत बना सकती है। जॉन हंसते हुए कहता है, तुम तो पहले से ही खूबसूरत हो। फिर पॉल वहां आता है और वे को घर के लिए लिफ्ट देने का प्रस्ताव देता है। रास्ते में वह उसे बताता है कि वह उसकी रिसर्च में इंटरेस्टेड है और कल से ही उस पर काम करना चाहता है। वे काफी खुश हो जाती है। वह अपने डैड से कहती है कि वह एक दिन आपको गर्व महसूस कराएगी। इसी बीच उसे एंजेला और उसके बॉयफ्रेंड जॉस की आवाजें सुनाई देती हैं। वे दोनों आपस में लगे पड़े होते हैं और वे उन्हें छुपकर देखती है, लेकिन तभी विकी को इसका पता चल जाता है और वह भौंकने लगता है। एंजेला तुरंत समझ जाती है कि यह वे है और इस बार वह उसे स्ट्रिक्टली बात करती है। आज के बाद ना तुम मुझे दिखाई देना, ना ही सुनाई देना, ना तुम्हारी अगरबत्ती की स्मेल आनी चाहिए। वे उसकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देती और पॉल के साथ अपनी रिसर्च में लग जाती है। रिसर्च के दौरान उन्हें फार्मूले में जो गड़बड़ी थी वह पता चल जाता है। इस फार्मूले में एक बाइंडिंग एजेंट मिसिंग था। दोनों मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे रात दिन लगकर रिसर्च करते हैं लेकिन बार बार फेल हो रहे। तभी एक दिन रास्ते में गुजरते वक्त वे एक कार्स फ्लावर का पोस्टर देखती है। पोस्टर में बताया गया था कि यह फूल 5 सालों में एक बार खिलता है और 24 घंटों तक ही रहता है। घर पहुंचकर वे डैड से कहती है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए। अगले दिन जब वो फिर से लैब में फेल हो जाती है तो इस बार पॉल पूरी तरह अपना पेशेंस खो बैठता है। उसे अभी रिसर्च बेकार बकवास लगने लगी थी। तभी जैस्मिन वहां आती है और लैब असिस्टेंट बनने का ऑफर देती है। पॉल बिना कोई देरी किए वे को हटा देता है और जैस्मिन को रख लेता है। इसके बाद दोनों कॉलेज से साथ निकलते हैं। जैस्मिन वे से काफी काइंड तरीके से पेश आती है। तुम्हें स्कार्फ से अपना चेहरा छिपाने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक वे को वहाँ वही पोस्टर मिलता है। उसे महसूस होता है कि इस पोस्टर का बार बार नजर आना कोई इशारा हो सकता है। शायद इसी में वो बाइंडिंग एजेंट हो जिसकी तलाश वो कर रही है। रात में चोरी छुपे वो उसी गार्डन में पहुंचती है जहां वो खास फूल खिला था। बिना वक्त गवाए वो उस फूल के सब्सटेंस को कलेक्ट कर लेती है और लैब जाकर उसे सीरम में मिला देती है। वो खुद पर इसका टेस्ट करने का फैसला लेती है। अपनी जांघ पर हल्की सी स्किन छीलकर वहाँ नए स्किन टिश्यू प्लेस करती है और उसमें सीरम इंजेक्ट करती है। इस बार बाइंडिंग परफेक्टली होती है। उसी दौरान पीछे वाले रूम में पॉल और ईव की फ्रेंडशिप चल रही थी। दोनों सेक्स कर रहे थे। जब वे अपनी एक्सपेरिमेंट में बिजी थी तभी उनकी नज़र उस पर पड़ती है। पॉल तुरंत उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। वे बिना झिझके अपनी जांघ दिखाकर कहती कि ये काम कर रहा है, मैंने बाइंडिंग एजेंट ढूंढ लिया। जहां वे अपनी रिसर्च की सक्सेस शेयर कर रही थी वहीं दूर से देख रही ईव को कुछ समझ नहीं आता है। उसे लगता है कि वे जानबूझकर अपनी जांघें दिखाकर पॉल को सेड्यूस कर रही है। बिना वक्त गवाए वो उसकी फोटो खींच लेती है और बाहर जाकर दोनों पर तंज कसती है जैसे वो कुछ गलत कर रहे हों। लेकिन फिर कार में वे को लिफ्ट ऑफर करती है। वे खुशी खुशी उसके साथ चली जाती है लेकिन जल्दबाजी में अपनी बुक लैब में ही भूल जाती है।
पॉल को ये मौका मिल जाता है और वो उसका फ़ायदा उठाने का फैसला करता है। उसका प्लान था कि वे की रिसर्च चुरा कर उसे अपने नाम पब्लिश कर दे ताकि वो फिर से पॉपुलर हो सके। वैसे भी 17 साल की उम्र में भी पॉल की एक रिसर्च की वजह से फेमस हुआ था। अब कौन जानता है कि वो उसकी खुद की भी थी या उसने किसी और से चुराई थी। बुक चाइनीज लैंग्वेज में थी तो पॉल अपने एक चाइनीज फ्रेंड से कहता कि कैन यू ट्रांसलेट दिस फॉर मी। दूसरी तरफ ईव वो फोटो एंजेला को भी भेज देती है और कहती है देखो ये सब क्या चल रहा है। एंजेला को गुस्सा आ जाता है, उसे वे पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और अब वो उसे सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। लेकिन वे अब तक घर नहीं पहुंची थी क्योंकि ईव उसे घर छोड़ने के बजाय कहीं और ले जाती है। लिसन, तुम जो कर रही हो वो गलत है। टीचर्स पर डोरे डालकर नंबर नहीं बढ़ाए जाते। ईव उसे गुस्से में कहती है ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वे समझाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन ईव उसकी एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो उसे जमकर सुनाती है और फिर उसे उस सुनसान जगह पर अकेला छोड़कर चली जाती है। वे इस बात से पूरी तरह दुखी हो जाती है। पैदल ही वो वहाँ से घर के लिए निकल पड़ती है, लेकिन जब वो घर पहुँचती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर और भी ज़्यादा हर्ट हो जाती है। पूजा का सारा सामान बिखरा पड़ा था। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये सब एंजेला ने किया है। तुमने ये क्या किया? वे गुस्से से चिल्लाती है। इस पर एंजेला और भी ज्यादा भड़क जाती है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। एंजेला वे पर भारी पड़ती है और अचानक ही उसका गला दबाने लगती है। वो इतने गुस्से में थी कि सच में उसे मारने वाली थी। वे जान बचाने के लिए ताकत से स्ट्रगल करने लगती है। तभी उसके हाथ में एक चॉपस्टिक लग जाती है। बिना कुछ सोचे समझे वो उसे सीधा एंजेला की आंख में घुसा देती है। एंजेला की चीख गूंजती है और अगले ही पल उसकी सांसें थम जाती है। वे एकदम शॉक में थी। ओह माय गॉड, मैंने तो खून कर दिया। उसके दिमाग में यही गूंज रहा था। तभी उसका फोन बजने लगता है। उसकी आंटी घर आ रही थी। पैनिक में आकर वो तुरंत एंजेला की लाश को छुपा देती है। लेकिन तब उसके दिमाग में एक और बड़ा सवाल था। जब उसकी आंटी एंजेला के बारे में पूछेगी तो वो क्या कहेगी? और तभी उसके दिमाग में एक इविल आइडिया आता है। वो एंजेला के फेस को काट कर उतार लेती है और अपनी ग्राफ्टिंग टेक्निक का यूज करके उसे अपने चेहरे पर लगा लेती है। इस तरह अब वो वे नहीं रही, अब वो एंजेला बन चुकी थी। वे के लिए ये नया चेहरा किसी जादू से कम नहीं था। वो खुद को आईने में देखती और मुस्कुराती। अब वो बदसूरत नहीं थी और वो सुंदर लड़की बन चुकी थी। खुशी से झूमते हुए अपने डैड से कहा, डैड मैंने कर दिखाया। पर इसी बीच उसकी आंटी आ गई। लेकिन वी को अब घबराने की जरूरत नहीं थी। उसे अपनी एक्टिंग पर भरोसा था। उसने एंजेला की आवाज में बात की इतनी सफाई से कि कोई शक न कर सके। फिलहाल तो वो बच गई, लेकिन उसे पता था कि सिर्फ शक्ल बदलना काफी नहीं है, उसे पूरी तरह एंजेला बनना होगा। इसलिए उसने एंजेला को पुराने वीडियो देखने शुरू कर दिए और पूरी रात उसकी चाल ढाल, उसके बोलने का अंदाज प्रैक्टिस करती रही। अगली सुबह जब वो कॉलेज के लिए गई तो सब कुछ अलग था। अब लोग उसे इग्नोर नहीं कर रहे थे, बल्कि लोग उसे नोटिस कर रहे थे। ये फीलिंग उसे बहुत पसंद आ रही थी। और सबसे बड़ी बात, अब उसके पास बॉयफ्रेंड भी था। लेकिन एंजेला की जगह लेना इतना आसान नहीं था। एंजेला स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी थी और कॉलेज में एक बड़ा गेम होने वाला था। वे के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था, क्योंकि उसे स्पोर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस मुश्किल से बचने के लिए उसने एक चाल चली। जानबूझकर अपनी उंगलियां अलमारी में दबा ली। दर्द से कराहते हुए उसने बहाना बना लिया, जिससे वो स्पोर्ट्स ग्राउंड की बजाय मेडिकल रूम में पहुंच गई। इस तरह वो पकड़े जाने से बच गई। कॉलेज के बाद जॉस उसे घुमाने के लिए गया। वो उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था और फिर धीरे धीरे करीब आने लगे। जैसे ही जॉस ने उसे किस करने की कोशिश की, कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। वे का चेहरा अचानक से उतरकर जॉस के मुंह पर गिर गया, जैसे कोई मास्क। जॉस हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वे घबराकर बोली, रुको, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। लेकिन जॉस इतना डर गया था कि भागने की कोशिश में अपना बैलेंस खो देता और सीधे खाई से नीचे गिरकर मर जाता है। अब वे को समझ आया कि उसका बाइंडिंग एजेंट ज्यादा देर तक नहीं टिकता। कुछ समय बाद ही उसका नकली चेहरा ढीला पड़ने लगता है। उसकी सांसें तेज हो गई। ये सिर्फ एक छोटी सी गलती थी, लेकिन अब उसका पूरा खेल खतरे में था। वे का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसे अपनी बुक वापस चाहिए थी, वरना उसका सच किसी भी पल सामने आ सकता था। उसने लैब में किताब को ढूंढना शुरू किया, लेकिन तभी उसे याद आया कि बुक तो वहीं छूट गई थी। घबरा कर उसने पॉल को मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इधर पॉल अपनी ही दुनिया में था। उसने किताब की ट्रांसलेशन करवा ली थी और अब रिसर्च में इतना खो चुका था कि उसे कोई और चीज दिख नहीं रही थी। इसी दौरान वो वे के डैड के बारे में चौंकाने वाली बातें जान गया। लू सिर्फ साइंटिस्ट नहीं था, बल्कि एक साइको आदमी था। एक बार उसने एक लड़की पर चाकू से हमला किया था, शायद अपने किसी एक्सपेरिमेंट के लिए।
उसे उसकी खाल चाहिए थी। इस घटना के बाद उसे जॉब से निकाल दिया गया और उसके बाद जो हुआ वो सब स्टोरी की शुरुआत में देखा ही था। पॉल अब समझ चुका था कि बाइंडिंग एजेंट कॉर्स फ्लावर में हो सकता है। यही वजह थी कि वो उस इवेंट में गया जहां वो फूल मौजूद थे, लेकिन अब फूल सूख चुके थे। फिर भी उसे कुछ अहम सब्सटेंस मिल गया। दूसरी तरफ वे ने दोबारा अपना सीरम यूज करके एंजेला का चेहरा पहन लिया, लेकिन असली टेंशन तब आई जब उसे किताब नहीं मिली। वो समझ गई कि किताब पॉल के पास ही है। उसने कॉल करके पॉल से बुक मांगी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। रिसर्च मैंने की थी, तो अब ये मेरी रिसर्च है। वे के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। पॉल ने उसे धोखा दे दिया। फ्रस्ट्रेशन में वो वहां से निकल गई, लेकिन बदला लेने का ठान लिया। जब पॉल लैब में लौटा तो उसने देखा कि उसका पूरा सामान बिखरा हुआ था। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब किसका काम है। लेकिन इस सब के बीच वे को एक और दिक्कत हो रही थी। उसका नया चेहरा भी खराब होने लगा था, लेकिन उसे इन सब की परवाह नहीं थी। उसे बस एक नया चेहरा चाहिए था, और इस बार उसकी नज़र ईव पर थी। एक रात वे ने ईव को अपने घर इनवाइट किया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही मौका मिला वे ने अटैक कर दिया। लेकिन ईव इतनी फुर्तीली थी, वो बच निकली और भागने लगी, मगर दरवाजा लॉक था। उसे समझ नहीं आया कि भागे तो भागे कहाँ। घबराहट में उसने पास के पूल में छलांग लगा दी और पानी में छिपने की कोशिश की। वे को समझ आ गया कि ईव ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक पाएगी। उसने एक ड्रिल मशीन उठाई और धीरे धीरे पुल के पास पहुंची। पानी में बुलबुले उठने लगे थे। वे के चेहरे पे एक सन की हंसी आई। उसने ईव के बाल पकड़कर उसका सिर ऊपर खींचा और बिना कोई दया दिखाए ड्रिल मशीन उसकी खोपड़ी में उतार दी। ईव की चीखें गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। वे खुशी से हंसने लगी। अब वो पूरी तरह मॉन्स्टर बन चुकी थी। उसने ईव का चेहरा अपने चेहरे से स्विच कर लिया, लेंस लगाया, विग पहनी और ईव की पुरानी वीडियो देखकर उसकी तरफ बोलने और चलने की प्रैक्टिस कर ली। अब वो पूरी तरह से ईव बन चुकी थी, लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ ईव बनना नहीं था। उसे अपनी रिसर्च बुक वापस चाहिए थी, और ये काम ईव बनकर आसान हो सकता था। अगली सुबह पुलिस उसके घर पहुंची। वो जॉस की मौत की जांच कर रहे थे और एंजेला पर शक था, जो अब ईव बन चुकी थी। ने बड़े आराम से कहा वो यहाँ नहीं रहती, लेकिन मामला अब सीरियस हो चुका था। कॉलेज में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। एक लड़की की मौत हो गई थी और 2 स्टूडेंट गायब थे, वी और एंजेला। अब हर कोई सवाल कर रहा था, और वी जो अब ईव बन चुकी थी बस अपना अगला कदम सोच रही थी। वे के लिए अब हर चाल सोच समझकर खेलनी थी। उसके पास 3 मोबाइल थे, एक उसका, बाकी ईव और एंजेला का। जैसे ही उसने उसके फ़ोन चेक किए, उसकी नज़र अनगिनत मिस्ड कॉल और मैसेज पर पड़ी। जैस्मिन घबराई हुई थी। वो ईव को मैसेज कर रही थी, पुलिस मुझसे पूछताछ कर रही है, मैं डर गई हूँ। दूसरी तरफ एंजेला की मॉम पैनिक में थी। वो बार बार मैसेज कर रही थी, बेटा तुम कहाँ हो, प्लीज़ रिप्लाई करो। लेकिन वे को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसका पूरा फोकस पॉल पर था। उसने देखा कि पॉल ने भी उसे कुछ मैसेज भेजा था, आज के बाद मेरी लैब में घुसी तो अच्छा नहीं होगा। वे के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। अब तो देख पॉल, खेल कैसे खेला जाता है। उसने एंजेला के फ़ोन की गैलरी खोली। पॉल लैब में वे की जांग को ध्यान से देख रहा था। उसने बिना वक्त गवाए फ़ोटो को वायरल कर दिया और साथ में यूनिवर्सिटी को भी एक मेल भेज दिया। पॉल अपनी लैब में लड़कियों के साथ गंदे काम करता है। बस फिर क्या था, यूनिवर्सिटी ने बिना देर किए पॉल को बाहर निकाल दिया। और वे ने अपना अगला कदम उठाया ईव के रूप में। वो पॉल के घर पहुंची और इस बार उसका प्लान था उसे सेड्यूस करके बुक का पता लगाना। उसने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन पॉल बिल्कुल अलग मूड में था। उसके चेहरे पर अब डर या गिल्ट नहीं था, बल्कि गुस्सा और बदले की आग थी। वो पहले से ही सब कुछ प्लान कर चुका था। वे ने कातिलाना अंदाज में कहा, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? लेकिन पॉल ने बिना इमोशन के जवाब दिया, नहीं, और आगे से यहाँ मत आना। वे को ये उम्मीद नहीं थी। उसने ट्राई किया, उसे बहकाने की कोशिश की, लेकिन पॉल बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि अब पॉल सिर्फ एक चीज़ में बिजी था, रिवेंज। वो फिर से ग्राफ्टिंग सीरम बनाने में जुटा हुआ था। अब वो खुद इस खेल में वापसी करने वाला था। पॉल ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था। अब उसे किसी भी हालत में बुक वापस चाहिए थी और पॉल को मिटाना जरूरी था। वे के लिए अब हर हाल में बुक वापस पाना जरूरी था। इधर पॉल अपने रिसर्च में पूरी तरह डूबा हुआ था।
फाइनली उसने सीरम बना ही लिया। खुशी के मारे उसने तुरंत ईव बनी वे को कॉल किया। मैंने कर दिखाया, सीरम रेडी है, चलो सेलिब्रेट करते हैं। वे को ये सुनकर झटका लगा, लेकिन ऊपर से एक्साइटेड दिखी और तुरंत पॉल के घर जाने के लिए तैयार हो गई। जब वो वहाँ पहुंची तो पॉल अपने किसी दोस्त से फोन पर बात कर रहा था। भाई अब तो धुआं काट दूंगा, ये सीरम पूरी तरह गेम बदल देगा। वे ने देखा कि पॉल बातों में बिजी था, यही सही मौका था। जैसे ही पॉल की नज़र फोन में उलझी, वे ने चुपचाप उसकी लैब में जाकर बुक ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उसे बुक तो नहीं मिली और सीरम जरूर मिल गया। उसने बिना सोचे समझे सीरम चुरा लिया और बाहर आकर बीमार होने का बहाना बनाया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं घर जा रही हूँ कहते हुए वो जल्दी से वहाँ से निकल गई। लेकिन वे की दिक्कतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उसका नया चेहरा, ईव का चेहरा भी खराब होने लगा था। अब मजबूरन उसे अपना चेहरा उतारना पड़ा। जैसे ही उसने मास्क हटाया तभी अचानक जैस्मिन वहाँ आ गई। वे को असली रूप में देखकर उसने हैरानी में पूछा, तुमने ईव के कपड़े क्यों पहने हैं? वे के दिमाग में तुरंत प्लान बन गया। उसने फौरन रोना शुरू कर दिया। सब चले गए जैस्मिन, मैं अकेली रह गई हूँ। जैस्मिन को उस पर तरस आ गया। उसने वे को गले लगाया और कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, आज रात वहीं रुकना। वे ने झूठी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर जैस्मिन ने फ्रिज खोल दिया और जो उसने देखा वो उसे जिंदगी भर भी भूल नहीं सकती थी। फ्रिज के अंदर ईव का कटा हुआ सिर रखा था और उसके बॉडी पार्ट्स भी। जैस्मिन के चेहरे पर दहशत थी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि वे ने फौरन उसका मुंह बंद कर दिया। जैस्मिन तड़पने लगी, सांस लेने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन वे का हाथ ढीला नहीं पड़ा। कुछ सेकंड के ही अंदर जैस्मिन की सांसें हमेशा के लिए थम गई। वे ने एक लंबी सांस ली, लेकिन इस बार उसे अफसोस हो रहा था। पूरे कॉलेज में जैस्मिन ही थी जो उसके साथ काइंड थी, पर अब वो भी नहीं रही। अब वो पूरी तरह एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। पॉल को जैसे ही पता चला कि उसका सीरम चोरी हो गया है, उसे तुरंत समझ आ गया कि ये काम एक ही इंसान कर सकता है। वे गुस्से से भरा वो सीधा वे के घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही पॉल ने सीधा सवाल किया, मेरा सीरम कहाँ है? वे ने बिना किसी घबराहट के जवाब दिया, फ्रिज में रखा है, देख लो। लेकिन हम तो जानते ही हैं कि फ्रिज में असल में क्या रखा है। पॉल ने जैसे ही फ्रिज खोला उसकी आंखें फटी गई। अंदर ईव का कटा हुआ सिर और बाकी बॉडी पार्ट्स रखे थे। पॉल कुछ कहने ही वाला था कि वे ने बिजली की तेजी से इंजेक्शन निकाला और सीधे उसकी गर्दन में घोंप दिया। पॉल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब वे ने उसे रस्सियों से जकड़ दिया और फिर शुरू हुआ उसका सबसे खतरनाक टॉर्चर। वे ने पॉल की गर्दन से लेकर चेस्ट तक की स्किन काट डाली। फिर उसने अपने ग्राफ्टिंग टेक्निक से उस स्किन को फिक्स भी कर दिया। लेकिन एक दिक्कत हो गई, जो सीरम उसने पॉल को लगाया था उसमें बाइंडिंग एजेंट नहीं था, इसलिए पॉल का भी वही हाल होने वाला था जो उसके डैड लू के साथ हुआ था। लेकिन वे ने उसे पूरी तरह मरने नहीं दिया। उसने उसके मुंह में एक ट्यूब डाल दी जिससे वो सांस ले पा रहा था। पॉल दर्द से तड़प रहा था। वे उसे देखकर मजे ले रही थी, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। उसकी पड़ोस वाली आंटी दरवाजे पर खड़ी थी। विकी बहुत जोर जोर से भौंक रहा था और वो उसकी शिकायत करने आई थी। लेकिन जैसे ही आंटी ने अंदर झांका, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। जो उन्होंने देखा वो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए एक सपने से भी बुरा था। फर्श पर खून फैला था, पॉल अधमरा पड़ा था और वे के हाथ में एक स्टील का ट्यूब था। आंटी बिना कुछ सोचे तेजी से भागी और पुलिस को कॉल कर दिया। अब वे के पास भागने के सिवाय कोई चारा नहीं था। पुलिस उसके पीछे पड़ चुकी थी। वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रही थी। भागते भागते वो एक गली में पहुंची जहां उसे जॉन दिखा। उसने घबराए हुए जॉन से कहा, प्लीज मुझे छुपा लो। जॉन उसका दोस्त था, वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने जल्दी से अपने शॉल में वे को उड़ा लिया और उसे छुपा लिया। कुछ ही सेकंड बाद पुलिस वहां पहुंच गई। एक अफसर ने जॉन से पूछा, क्या तुमने किसी अजीब सी लड़की को यहाँ देखा? जॉन ने पूरी मासूमियत में जवाब दिया, नहीं सर, इधर तो कोई नहीं आया। पुलिस ने इधर उधर देखा लेकिन कुछ नहीं मिला। जॉन ने उन्हें गुमराह करके दूसरी तरफ भेज दिया। अब वे को कुछ देर के लिए बचने का मौका मिल गया था। वहीं जब वे अपने घबराए हुए पलों में सीरम की बोतल पकड़े हुए थी तो वो अचानक से हाथ से गिरकर टूट गई और जैसे ही बोतल टूटी उसकी स्किन एक दूसरे से जुड़ने लगी। दोनों की चमड़ी एक दूसरे में घुलने लगी और कुछ ही समय में उनका चेहरा पूरी तरह से मर्ज हो गया। इस हादसे के बाद पुलिस को एंजेला के घर से तीनों लड़कियों की लाशें मिल जाती हैं और सभी की नजरें फिर से वे पर पड़ती हैं। पुलिस अब भी उसे ढूंढ रही थी। जहां तक पॉल की बात है, वह हॉस्पिटल में था, उसकी हालत गंभीर थी। फिर कहानी में एंजेला की मां की एंट्री होती है। वो बेहद परेशान और घबराई हुई थी। वह सड़कों पर वे को ढूंढ रही थी, मानो कुछ वक्त में उसकी बेटी और बाकी लड़कियां उसे किसी तरह से मिल जाएं। लेकिन फिर एक दिन एंजेला की मां को एक होमलेस पर्सन दिखाई देता है। उसका चेहरा इतना भयानक और डिस्टॉर्टेड था
कि जैसे ही उसने देखा वह डर के मारे भाग गई। यह होमलेस पर्सन वे और जॉन थे, जिनका चेहरा अब आपस में जुड़ चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि सीरम का असर तो कुछ वक्त तक ही रहता था। अब आप सोच रहे होंगे कि सीरम का असर तो कुछ वक्त तक ही रहता है, तो ये क्यों अभी तक अलग नहीं हुए। दरअसल यह सीरम पॉल का बनाया हुआ था और शायद उसने इसे फिक्स कर दिया था, इसलिए वे और जॉन अब हमेशा के लिए ऐसे ही रहने वाले थे। और इस तरह ग्राफ्टेड मूवी की कहानी खत्म होती है। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनेशन ने आपको पूरी स्टोरी समझाने में मदद की।